नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। आजकल हम चारों तरफ से दो चीजें बहुत बहुत बार सुन रहे हैं, ऑर्गेनिक कार्बन और ह्यूमस। ऑर्गेनिक कार्बन को लेकर हमारे मन में बहुत सारी जिज्ञासा है, बहुत सारी शंका है। तो आज हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कार्बन की हमारे खेत में, हमारी फसलों में क्या उपयोगिता है। लेकिन आगे बढ़ें, आप उससे पहले आपसे अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा है, आप प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, रासायनिक खादों से उग गए हैं, इनसे बाहर आना चाहते हैं और बिना इसके आप खेती करना चाहते हैं, इस संबंध में आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो इस संबंध में आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं यथोचित समय पर आपका शंका का निवारण करने का प्रयास करूंगा। तो आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन वो कार्बन है जो मिट्टी में जो पोषक तत्व रहते हैं उनको, हमारे जो फसलों की जड़ हैं उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अध्ययन कहते हैं कि आज से करीब 100-125 साल पहले तक पूरी दुनिया में जो मिट्टी होती थी, खेतों की जो मिट्टी थी, जंगल थे, उनमें पर्याप्त ऑर्गेनिक कार्बन रहता था, क्योंकि जीवन चक्र है, प्राकृतिक चक्र है। वो चक्र ये है कि हमें ये तो नहीं मालूम कि पहला बीज कहाँ से आया, लेकिन जब भी वनस्पति पैदा हुई, वनस्पति बड़ी हुई, तो वनस्पति जिस मिट्टी से पैदा हुई, उन्होंने अपने आहार के रूप में, अपने पोषण के रूप में उनका प्रयोग किया, और जो इसको ग्रहण किया उसको भी मिट्टी में लौटा दिया। क्योंकि नियमित रूप से जो वनस्पतियां हैं, ये पेड़ पौधे हैं, वो नष्ट होते हैं, उनके पत्ते गिरते हैं, टहनियाँ टूटती हैं, फल फूल पक जाते हैं, जो अनुपयोगी हो जाते हैं वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी में बहुत तरह के जीवाणु रहते हैं, बहुत तरह के रसायन रहते हैं जो उनको गला सड़ा के फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। तो वो मिट्टी में उपलब्ध रहते हैं, फिर वहाँ बीज गिरते हैं, फिर विकसित होते हैं, तो जीवन चक्र चलता रहता है। ये प्राकृतिक क्रिया है। लेकिन खेती के दृष्टि से देखा जाए तो खेती में अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार हम बीज फेंकते हैं, और एक बीज से कभी कभी 100 बीज, कभी कभी 1000 बीजों का निर्माण होता है। यानी कि हम जो बीज डालते हैं उसकी जो वापसी हमें सैकड़ों हजारों गुना अधिक रूप में होती है। एक शहद क्यों है, शहद 1000 गुना तभी होगी कि वो अपने साथ बहुत सारा पोषक मिट्टी से लेके आएंगे या कहीं से लेके आएंगे। तो वैज्ञानिक अध्ययन कैसे कहते हैं, आप भी इस बात को समझ लीजिए कि जिस खाद का प्रयोग, चाहे गोबर की खाद हो, फसल अवशेष हो, हरी खाद हो, या फिर रासायनिक खाद हो, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो, एसएसपी हो, कोई भी हो, इसका प्रयोग हम उन पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए करते हैं जिसे फसलें यूज करती हैं, फसलें अपनी ग्रोथ के दौरान उपयोग करती हैं। उसी से फसलें अपने को विकसित करती हैं और हमें फल फूल के रूप में, बीज के रूप में, अनाज के रूप में, साग सब्जियों के रूप में लौटाती है। इसके लिए हम खादों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि आप रासायनिक खादों का प्रयोग करें, जैसे कि आज देखने में आ रहा है कि हम जितनी अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे उत्पादकता उसी तेजी से नहीं बढ़ रही, बल्कि उत्पादकता में गिरावट आ रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आज से 40-50 साल पहले हम सिर्फ 15 से 20 किलो के आसपास यूरिया का प्रयोग अपने फसलों में करते थे, लेकिन तब यूरिया के प्रयोग से हमारी उत्पादकता 90% थी, जो बीजों की उस समय क्षमता थी। हम भरपूर मात्रा में उत्पादकता मिल जाती थी। लेकिन आज हम 15-20 किलो यूरिया की तुलना में 100 से 150, 200 किलो तक यूरिया प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा डीएपी के रूप में भी हम यूरिया प्रयोग करते हैं, फास्फोरस प्रयोग कर रहे हैं, एमओपी के रूप में पोटाशियम प्रयोग कर रहे हैं, एसएसपी के रूप में कैल्शियम सल्फर का प्रयोग कर रहे हैं, जिंक सल्फेट के रूप में भी जिंक का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों के रूप में विभिन्न पोषक तत्वों को प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उत्पादकता में अब वृद्धि नहीं आ रही, बल्कि 15 से 20% गिरावट आती जा रही है। इसको लेकर किसान और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बहुत परेशान है। इतनी अधिक मात्रा में हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, उस कारण न केवल मिट्टी की उत्पादकता, मिट्टी की उपजाऊपन घट रही है, मिट्टी में
हार्डनेस आती जा रही है, मिट्टी कठोर होती जा रही है, मिट्टी में नमी ठहर नहीं रही है, मिट्टी में जीवाणु प्रक्रियाएं होती थी वो समाप्त होती चली जा रही। मिट्टी में बहुत सारे जो मित्र जीव थे वो नष्ट हो गए हैं। आज हमें ना तो केंचुआ दिखाई देता है, ना मेंढक दिखाई देता है, ना तितलियां दिखाई देती है, ना भंवरे दिखाई देते हैं, ना मधुमक्खी दिखाई देती है। ये सब किसान के मित्र हैं। क्या हम बिना मधुमक्खियों के, तितली के, भंवरों के पॉलिनेशन की कल्पना कर सकते हैं? आपकी फसल जितनी मर्जी फूलों से भरी हो, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो, अच्छी हरी हो, अच्छी ग्रोथ हो, लेकिन यदि ये इतनी पतंग ना हो तो पॉलिनेशन की क्रिया कौन कराएगा? पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी, परागकर्म की क्रिया नहीं होगी तो फसल की उत्पादकता में 80-90% गिरावट आएगी। देखा गया है, कई ऐसे अध्ययन हुए। अभी कुछ वर्ष पहले ब्रिटेन में, यूके में, वहाँ के किसान विशेषज्ञों ने बहुत सारी मधुमक्खियों को पालना सिखाया किसानों को, ताकि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। हमारे यहाँ जो आज हनी की जो मधुमक्खी पालन का प्रचलन शुरू हो रहा है, उसके पीछे एक मकसद यही है, किसान मधुमक्खी पालें। लेकिन उन्होंने मधुमक्खी को कैद कर दिया। मधुमक्खी अब भ्रमण नहीं कर पाती, घूम फिर नहीं पाती, वहाँ आसपास किसी गुड़ के डिब्बे पे बैठ जाती है, गुड़ को चूसती हैं और अपने छत्ते पे आके बैठ के शहद का निर्माण कर देती है। इससे पॉलिनेशन क्रिया पर इफेक्ट आ रहा है और उत्पादकता में गिरावट आई है। तो मधुमक्खी एक कारण है, उसके अलावा भंवरे हैं, तितलियां हैं, दूसरे जीव हैं, ये सब पॉलिनेशन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, मिट्टी को भुरभुरा करने में, मिट्टी में नमी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेंढक का किसी के साथ क्या संबंध हो सकता है, कभी आपने ध्यान देखा है? लेकिन है, मेंढक बहुत सारे जो हानिकारक कीट हैं उनको खाकर फसलों को बहुत सारे कीटों के सुरक्षित रखता है। उस क्षेत्र में बहुत सारे कीट विकसित नहीं हो पाते, बहुत सारे हानिकारक कीटों को वो सहजता से नष्ट कर देता है। और अध्ययन कहते हैं जिस क्षेत्रों में मेंढक की संख्या गिरी, वहीं फसलों की उत्पादकता में गिरावट आई। इसका संबंध चावल के साथ में देखा गया है, मटर के साथ में देखा गया है, कई तरह की फसलों के साथ देखा गया है। यहाँ पानी अधिक मात्रा में रहता है, जैसे कि चावल में निरंतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी में मच्छर, ये मेंढक अपनी जीवनचर्या को सहजता से पूरा कर लेता है। तो यदि मेंढक है, चावल की खेती भरपूर मात्रा में होती है। इसलिए नहीं होती कि बाली ज्यादा निकलती, इसलिए होती है कि चावल की फसल बहुत सारे रोगों से बची रहती है, कीटों के प्रभाव से बच जाती है। तो ये संबंध है, क्योंकि मेंढक पानी के बहुत सारे कीटों को खा जाता है। तो हर कीट का अपना महत्वपूर्ण है। तो मैंने बताया, यदि हम अपनी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बढ़ा लें, ऑर्गेनिक कार्बन आता है जो वेस्ट कार्बनिक पदार्थ है, फसल अवशेष हैं, पशुओं के मलमूत्र हैं, प्राणियों के मृत शरीर हैं, इनके डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक कार्बन पैदा होता है। और ये ऑर्गेनिक कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर घट जाए तो उसका सीधा प्रभाव फसलों की उत्पादकता से, फसलों ग्रोथ से, फसलों के हरियालीपन से आता है। अध्ययन कहते हैं कि वैसे भी आप इस बात को समझते होंगे कि जो भी फसल, जो भी पेड़ पौधे हम लगाते हैं, वो अपने आहार का अधिकांश हिस्सा, अपने पोषक तत्वों की अधिकांश आपूर्ति वातावरण से करते हैं, मिट्टी से बहुत कम मात्रा में करते हैं। वैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं, इस बात की पुष्टि हजारों बार हो चुकी है, और आप भी गहनता से देखेंगे तो हमारे पेड़ पौधे, वनस्पतियां मात्र 3-3.5% अपने शरीर वजन का, जिनका वजन 100 किलो है, तो मात्र उसमें से 30-32 ग्राम के आसपास तो वो मिट्टी से अपने पोषक तत्व ग्रहण करती है, अन्यथा 97% के आसपास तो वो वातावरण से ग्रहण करती है। जो 3% है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका ऑर्गेनिक कार्बन निभाता है। यदि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो वो 3-3.5% जो पोषक तत्व है उनको भी हमारे पेड़ पौधे, हमारी वनस्पतियां मिट्टी से ग्रहण नहीं कर पाती, इसलिए उनकी उत्पादकता पर, उनकी ग्रोथ पर, उनके हरियाली पर इसका प्रभाव पड़ता है। अध्ययन कहते हैं कि यदि ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर मिट्टी में कम है तो वातावरण से जिस नाइट्रोजन को हमारे मिट्टी के माइक्रोस्कोप के नाइट्रेट या अमोनिया बदलते हैं, वो भी क्रिया प्रभावित हो जाती है। अध्ययन कहते हैं कि
1 यूनिट नाइट्रोजन के प्रयोग के लिए मिट्टी में 40 यूनिट के आसपास ऑर्गेनिक कार्बन आवश्यकता है। ये ऑर्गेनिक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग को बढ़ाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सदुपयोग से अमोनिया से मीथेन का निर्माण तो होता ही होता है, इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज से जटिल ग्लूकोज का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जटिल प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हमें यदि नाइट्रोजन का 1 यूनिट प्रयोग करना है तो हमारी मिट्टी में 40 यूनिट ऑर्गेनिक कार्बन की आवश्यकता है। फास्फोरस जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, नाइट्रोजन तो है ही महत्वपूर्ण, नाइट्रोजन के बिना पौधे की ग्रोथ नहीं हो सकती, पौधों के अंदर प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, प्रोटीन पर ही पूरा वनस्पतियों का और हमारा शरीर निर्भर करता है। सारे उत के संरचना, सारी अनुवांशिक संरचना सब इन्हीं पर निर्भर है। फल फूल का बनना बिना प्रोटीन के संभव नहीं है कि अमीनो एसिड का निर्माण नाइट्रोजन के अणुओं के साथ होता है। तो नाइट्रोजन की जो उपयोगिता है, नाइट्रोजन का प्रयोग करना है तो 1 यूनिट नाइट्रोजन के प्रयोग के लिए मिट्टी में 40 यूनिट के आसपास ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। इसी तरह फास्फोरस फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी में फास्फोरस है लेकिन पौधे उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जड़ें विकसित नहीं हो पाएंगी, कि जब नमी अवस्था में पेड़ अंकुरित होता है, बीज अंकुरित होता है तो पौधों के विकास के लिए ये जो फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण है। फास्फोरस की उपयोगिता टहनियाँ बनने में, तना बनने में, फ्लावरिंग के समय, फ्लावरिंग का फूल में, फ्लावरिंग का फल में, बीज में बदलने के समय भी बहुत उपयोगिता रहती है। फास्फोरस प्रोटीन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन फास्फोरस के 1 यूनिट का उपयोग करने के लिए मिट्टी में कम से कम 140 यूनिट ऑर्गेनिक कार्बन का रहना आवश्यक है। यदि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 140 यूनिट से कम है यदि तो फास्फोरस के 1 यूनिट का प्रयोग भी हमारी फसल नहीं कर पाती है, हमारे पौधे उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ प्रभावित होती है, उत्पादकता प्रभावित होती है। इसी तरह आपने पोटाशियम का वनस्पति हमारे फसलों को प्रयोग करना है तो पोटाशियम के 1 यूनिट का प्रयोग करने के लिए मिट्टी में कम से कम 64 यूनिट ऑर्गेनिक कार्बन का रहना आवश्यक है। यदि इससे कम मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन है तो हमारी वनस्पतियां मिट्टी के पोटाशियम का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम के बिना पत्तियों का निर्माण रुक जाता है, टहनियों का विकास नहीं हो पाता है, पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, झुक जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं, बीज में कठोरता नहीं आती, बीजों का पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाता, फल अवश्यत रह जाते। कैल्शियम की अपनी उपयोगिता है और 1 यूनिट कैल्शियम के लिए मिट्टी में कम से कम 608 यूनिट ऑर्गेनिक कार्बन की आवश्यकता रहती है। इससे कम ऑर्गेनिक कार्बन है तो हमारे वनस्पति, हमारे पेड़ पौधे मिट्टी से 1 यूनिट कैल्शियम का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। और यदि कैल्शियम का सदुपयोग ना कर पाए, फास्फोरस का, पोटाशियम का सदुपयोग ना कर पाए, नाइट्रोजन का उपयोग नहीं पाए तो उसका सीधा सीधा प्रभाव पौधे ग्रोथ के साथ में, पौधों की रोग क्षमता के साथ में और उनकी उत्पादकता पड़ता है। यदि ऑर्गेनिक कार्बन का इतना स्तर कम है, उत्पादकता में इतनी कम गिरावट रहती है। आप बिना ऑर्गेनिक कार्बन के जितनी अधिक मात्रा, जैसे कि देखा गया है कि आज हमने रासायनिक खादों का प्रयोग तो 2 से 2.5 गुना बढ़ा लिया, लेकिन उत्पादकता में निरंतर गिरावट आती जा रही है। कारण यही है कि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर गिर गया है। अध्ययन कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि देश की अधिकांश हिस्सा में औसत ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर अब 0.2 से 0.3 के आसपास आ गया है। ये एक तरह से खेतों के बंजर होने की निशानी है, जबकि यही शोध करता है, यही कृषि विशेषज्ञ मिट्टी में कम से कम 0.5 से 0.7% के आसपास ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर होने के बारे में बताते हैं। कितना ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए? सामान्यतः तो ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 5% के आसपास ही होना चाहिए। कई ऐसे जंगली क्षेत्र हैं जहाँ हर तरह की वनस्पति सहजता से होती है, वृक्ष पेड़ पौधे दीर्घायु होते हैं, रोग से मुक्त रहते हैं, वहाँ फलों फूलों का स्वाद, जीवंतता बहुत अद्भुत है। तो वहाँ तो ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 5-15% तक है। आज भी रशिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप के कई देशों में जंगल हैं, वहाँ ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर
5 से 15% तक देखा गया। अमेजन के जंगल में 15% के आसपास ऑर्गेनिक कार्बन है। हमारे देश में अभी अध्ययन नहीं हुए, लेकिन यदि हम गहरे जंगलों में जाएंगे तो वहाँ ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर यही मिलेगा। लेकिन हम अपने खेतों की बात करें तो हमने अपने खेतों में अज्ञानता बस या ज़्यादा मॉडर्न होने के तरीके या भ्रमित होकर विज्ञापनों से या वैज्ञानिक जानकारियों से हमने अनावश्यक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग लिमिट से ज़्यादा शुरू कर दिया। इसका सीधा प्रभाव है कि हमने अब मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को समाप्त कर लिया। साथ ही आजकल हमने एक और पैटर्न शुरू कर दिया है कि फसल अब से इसको आग लगा देते हैं। साथ ही वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, इससे भी ऑर्गेनिक कार्बन तेजी से नष्ट हो रहा है। तो ऑर्गेनिक कार्बन की उपयोगिता खेती के लिए, फसल की उत्पादकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद मित्रों।